हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 की चौथी हेडिंग संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों समझते हैं संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि लुईस अवधारणा, जो लुईस कंसेप्ट आपको बताया गया, अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, लुईस अवधारणा जो है अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में असमर्थ है। VSPER सिद्धांत जो है वह सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। ठीक है, VSEPR सिद्धांत सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। यह विधि सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक तथा पावेल ने परमाणुओं के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के आधार पर प्रतिपादित किया था। ठीक है, VSPR सिद्धांत जो है यह 1940 में सर्वप्रथम सिज्विक और पावेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में इस विधि को नाइहोम तथा गिलस्पी ने सन 1957 में और अधिक विकसित तथा संशोधित किया था। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि लुईस अवधारणा जो है वह अणुओं की आकृति की व्याख्या में असमर्थ है। VSEPR सिद्धांत सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। यह विधि सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक तथा पावेल ने परमाणुओं के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित किया था। इस विधि को नाइहोम तथा गिलस्पी ने सन 1957 में और अधिक विकसित तथा संशोधित किया। ठीक है, आइए देखते हैं इस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको ध्यान से समझा जाए। VSPR सिद्धांत की मूलभूत धारणाएं। पहला है आपका अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। अणु की आकृति क्या होगी? केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म की कितनी संख्या है यह निर्धारित करेगी अणु की आकृति को। तो अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें संयोजित भी हो सकते हैं और असंयोजित भी हो सकते हैं। दूसरा, केंद्रीय परमाणु के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। केंद्रीय परमाणु के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पे, इलेक्ट्रॉन अब्र पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण केंद्रीय परमाणु के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में, तीनों अक्षों में, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये तीनों अक्षों में उन स्थितियों में व्यवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके कारण इनमें लगने वाला प्रतिकर्षण जो है कम से कम हो सके। इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होता है। ठीक है,
इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होता है और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो है कम से कम होता है। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वे गोलीय कोष सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। बहुआबंध को मल्टीपल बॉन्ड्स को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। ठीक है, बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। यदि अणु को 2 या अधिक, यदि अणु की 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में VSPR मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। ठीक है, तो यदि अणु को 2 या 2 से अधिक अनुनाद संरचनाओं के द्वारा दर्शाया जा सके तो उस स्थिति में VSPR सिद्धांत जो है वह प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 6 जो मूलभूत धारणाएं हैं जो VSPR सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। पहली जो धारणा थी इसमें आपको बताया गया कि अणु की आकृति जो होगी, अणु की आकृति जो होगी वह केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करेगी। संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं या तो वह संयोजित होंगे या फिर असंयोजित होंगे, उनकी संख्या पर अणु की आकृति निर्धारित होती है। तो अणु की आकृति जो है केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरी जो धारणा है, केंद्रीय परमाणु के संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। केंद्रीय परमाणु के संयुक्ता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तीसरी जो धारणा है वह यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यह तीनों अक्षों में, ये इलेक्ट्रॉन तीनों अक्षों में उन स्थितियों में स्थित होने का प्रयत्न करेंगे जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो और इस स्थिति में उनके मध्य जो है दूरी अधिकतम होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वे त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करेंगे जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो और इस स्थिति में उनके बीच अधिकतम दूरी हो। ठीक है, अगला जो है संयुक्ता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है। संयुक्ता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वे गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, संयुक्ता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। ठीक है, छठवां जो बात है वह यह है कि यदि अणु को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में VSPR मॉडल जो है ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। ठीक है, तो ये जो 6 बातें आपको बताई गई ये VSPR सिद्धांत की मूलभूत धारणाएं हैं। अब आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वह कैसे होता है, उनका क्रम क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में जो प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वे निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। तो सबसे अधिक प्रतिकर्षण जो होता है वह लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसके बीच होगा? एकाकी युग्म और एकाकी युग्म के बीच होगा। ठीक है, उससे कम प्रतिकर्षण जो होगा वह लोन पेयर और बांड पेयर के बीच में होगा, एकाकी युग्म और आबंधी युग्म के बीच में होगा। और सबसे कम प्रतिकर्षण जो होता है वह बांड पेयर और बांड पेयर के बीच में होता है, आबंधी युग्म और आबंधी युग्म के बीच होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया निम्नलिखित क्रम में घटती है। ठीक है, यह क्रम बनाया गया है, घटने का यह क्रम है। ठीक है, सबसे अधिक जो है प्रतिकर्षण लोन पेयर के बीच में होता है, उससे कम प्रतिकर्षण लोन पेयर बांड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम प्रतिकर्षण जो है बांड पेयर के बीच में होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखें। नाइहोम तथा गिलस्पी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों, ठीक है, नाइहोम तथा गिलस्पी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों तथा आबंधी युग्मों के महत्वपूर्ण अंतरों का व्याख्या करते हुए VSPR मॉडल में सुधार किया। ठीक है, नाइहोम तथा गिलस्पी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों अर्थात लोन पेयर तथा आबंधी युग्मों अर्थात बांड पेयर के महत्वपूर्ण अंतर की व्याख्या करते हुए VSPR मॉडल में सुधार किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे सेंट्रल एटम पर लोकलाइज्ड होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म, ठीक है, जो बांड पेयर होते हैं, प्रत्येक आबंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। ठीक है, जो बांड पेयर होता है, जो आबंधी युग्म होते हैं, वे दो परमाणुओं के बीच शेयर होते हैं, दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होते हैं, जबकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वे केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अपेक्षा किसी अणु में बांड पेयर की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरता है, लोन पेयर अधिक स्थान घेरता है। ठीक है, तो लोन पेयर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, जबकि बांड पेयर जो होता है वह दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बांड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरते हैं। इसके फलस्वरूप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच, ठीक है, जिसके कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच एकाकी युग्म आबंधी युग्म तथा आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, किसी अणु में बांड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वे लोन पेयर युग्म जो है वो अधिक स्थान घेरते हैं। किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो किसी अणु में बांड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरते हैं, जिसके कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच एकाकी युग्म आबंधी युग्म अर्थात लोन पेयर बांड पेयर तथा आबंधी युग्म बांड पेयर की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। तो लोन पेयर के बीच में अधिक प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बांड पेयर तथा बांड पेयर की तुलना में। इन प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण, ठीक है, लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण हो रहा है, इन प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण
अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है। इन प्रतिकर्षण के कारण अणु की संभावित आकृति में अंतर हो जाता है, भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। वीएसपीआर मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को दो श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, वीएसपीआर मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्योमेट्रिकल शेप का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को दो ग्रुप में बांटा जाता है, दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी जो है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है। पहले श्रेणी में ऐसे अणुओं को रखा जाता है जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं होता है, जबकि दूसरे श्रेणी में वे अणु रखे जाते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, सारणी 4.6 में सारणी 4.6 में एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु ए के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था तथा AB प्रकार के कुछ अणुओं अथवा आयनों की ज्यामिति दर्शाई गई है। ठीक है, सारणी 4.6 में एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु ए के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था तथा AB प्रकार के कुछ अणुओं तथा आयनों की ज्यामिति दर्शाई गई है, जिसके बारे में अभी चर्चा किया जाएगा। सारणी 4.7 में कुछ उन सरल अणुओं तथा आयनों की ज्यामिति दी गई है जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सारणी 4.6 में बिना लोन पेयर वाले, ठीक है, बिना एकाकी युग्म वाले केंद्रीय परमाणु ए के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था तथा AB प्रकार के कुछ अणुओं और आयनों की ज्यामिति दर्शाई गई है, जबकि सारणी 4.7 में कुछ उन सरल अणुओं और आयनों की ज्यामिति दी गई है जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। फिर आते हैं सारणी 4.8। सारणी 4.8 अणुओं की ज्यामिति के विरूपण की व्याख्या करता है। सारणी 4.8 जो है वह अणुओं की ज्यामिति के डिटोरेशन अर्थात विरूपण की व्याख्या करता है। ठीक है, तो 4 सारणी आपको पढ़ना है, 4.6, 4.7 और 4.8। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं 4.6 के बारे में। यह आपका फिगर है सारणी 4.6। ध्यान से इसको समझें। सारणी 4.6 एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे अणुओं की ज्यामिति क्या होगी इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, आणविक ज्यामिति और उदाहरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यदि 2 हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था कैसी होगी, तो ये आपका सेंट्रल एटम है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं सेंट्रल एटम ए के अगल बगल आमने सामने इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा और इनका आकार जो होगा रेखीय होगा। ठीक है, इस तरह से आणविक ज्यामिति इनकी बनेगी रेखीय। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है BeCl2 बनाता है और HgCl2 बनाता है। BeCl2 में सेंट्रल एटम Be आता है और Cl जो है किनारे किनारे आते हैं। उसी तरह HgCl2 में सेंट्रल एटम Hg आता है और Cl किनारे आते हैं। और इस तरह से इसका रेखीय स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 होगी तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था जो है इस तरह से रेखीय होगी और उनकी ज्यामितीय आकृति होगा रेखीय होगा। उदाहरण के रूप में BeCl2 तथा HgCl2। अगला है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 3 होने पर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अगर 3 होगा तो सेंट्रल एटम A के चारों तरफ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म जो है व्यवस्थित होकर एक त्रिकोणीय समतली की रचना करेंगे। त्रिकोणीय समतली की रचना करेंगे और 120 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में। बांड के बीच में 120 डिग्री का कोण बनेगा। ज्यामिति आप देख सकते हैं, आणविक ज्यामिति जो होगा वह इस तरह से त्रिकोणीय समतली के रूप में होगा और इसका उदाहरण है BF3। BF3 A के जगह पे सेंट्रल एटम B हो जाएगा और B के जगह पे तीनों F हो जाएंगे, ठीक है। तो BF3 जो है वह त्रिकोणीय समतली स्ट्रक्चर बनाता है। अगला जो है आपका इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 होने पर, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 है तो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था जो है टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकी होगी, ठीक है। और दो बंध के बीच का कोण 109.5 डिग्री का होगा, ठीक है। चतुष्फलकी व्यवस्था इस रूप में होगी। इसका उदाहरण है CH4, NH4+। तो मेथेन और अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वह चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। अगर जो है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था आप देख रहे हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के रूप में होगी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के रूप में होगी जिसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल एटम A है और पांचों जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म होंगी इसकी व्यवस्था जो है इस तरीके से होगी। एंगल जो होगा बंद के बीच में 90 डिग्री और 120 डिग्री का होगा। यह आपका स्ट्रक्चर होगा ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और इस तरह का एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 6। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था आप देख सकते हैं इस तरह से होगा और स्ट्रक्चर अष्टफलकीय कहलाएगा और इसका उदाहरण है SF6। SF6 जो है यह अष्टफलकी व्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 है तो आणविक ज्यामिति रेखीय होगा, 3 है तो आणविक ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होगा, 4 है चतुष्फलकी होगा, 5 है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा, 6 है तो अष्टफलकी होगा, ठीक है। यह था आपका 4.6। तो जैसा आपने सारणी 4.6 देखा, सारणी 4.6, तो इसमें आपने क्या देखा, देखे ध्यान से। जैसा सारणी 4.6 में दर्शाया गया है AB2, AB3, AB4, AB5 तथा AB6 प्रकार के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु A की चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा B परमाणुओं की व्यवस्था क्रमशः जो है पहले में रेखीय, फिर त्रिकोणीय समतल, फिर चतुष्फलकी, फिर त्रिफलकी द्विपिरामिडी और लास्ट में आपने अष्टफलकीय देखा था, ठीक है। तो सारणी 4.6 में आपने जो व्यवस्था देखा उसमें AB2, AB3, AB4, AB5 तथा AB6 प्रकार के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु A के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा B परमाणुओं की व्यवस्था का जो क्रम था वह क्रमशः रेखीय, त्रिकोणीय समतल, चतुष्फलकी, त्रिफलकी द्विपिरामिडी और अष्टफलकी था, ठीक है। इस प्रकार की ज्यामितियां जो हैं वह BF3 अर्थात AB3, CH4 अर्थात AB4 तथा PCl5 अर्थात AB5 अणुओं द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। इन अणुओं की ज्यामिति को गेंद डंडी बॉल स्टिक मॉडल के द्वारा नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यह इन अणुओं को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं AB2, AB3, AB4 और AB5
के रूप में इन अणुओं को बॉलिस्टिक मॉडल के द्वारा समझाया गया है, जैसे BeCl2। BeCl2 में बॉलिस्टिक मॉडल में ये आपका Be है और यह Cl2 है, इनके बीच का कोण 180 डिग्री है। यहाँ BF3 में आप देख रहे हैं ये आपका B है और यह F3 है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री दिखा रहा है। यहाँ पे CH4 में यह आपका कार्बन है या चारों हाइड्रोजन है, इनके बीच का कोण 109.5 डिग्री है। और ये आपका PCl5 है, इनके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे दो लगातार के बीच में 90 डिग्री और एक अंतर के बाद 120 डिग्री है। यह PCl5 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बिना एकाकी युग्म वाले केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की आकृतियों के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला सारणी देखें 4.7। 4.7 में आपको बताया जाएगा जिसके पास लोन पेयर होते हैं उसके बारे में। सारणी 4.7 कुछ सरल अणुओं आयनों की आकृतियां अर्थात ज्यामिति जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनके सेंट्रल एटम के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनकी आकृति कैसे होगी इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो पहला है अणु के प्रकार, आबंधी युग्मों की संख्या, एकाकी युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, आकृति और उदाहरण। तो पहला आप देखें अणु का प्रकार जो है वह है Ab2E टाइप। Ab2E टाइप, इसमें आबंधी युग्मों की संख्या 2 है, एकाकी युग्मों की संख्या 1 है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था होगी वह इस टाइप से होगी। स्ट्रक्चर होगा त्रिकोणीय समतली, आकृति होगी इसकी मुड़ी हुई, बेंट मुड़ी हुई। इसका उदाहरण है SO2 और O3। SO2 और O3 जो है वह Ab2E टाइप प्रकार के अणु हैं। इनमें आबंधी युग्म की संख्या 2, एकाकी युग्म की संख्या 1 होती है और इसकी संरचना जो होती है वह मुड़ी हुई होती है। अगला है Ab3E टाइप। इसमें आबंधी युग्म की संख्या 3, एकाकी युग्म की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन युग्म की जो व्यवस्था होगी वो चतुष्फल की होगी। आकृति इसका त्रिकोणीय पिरामिडी होगा और उदाहरण है NH3। नेक्स्ट है Ab2E2। Ab2E2 आबंधी युग्म की संख्या 2, एकाकी युग्म की संख्या 2। चतुष्फल की इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म व्यवस्था होगा और आकृति होगी इसकी मुड़ी हुई। उदाहरण है H2O। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Ab4E। Ab4E जिसमें आबंधी युग्म की संख्या 4 है, एकाकी युग्म की संख्या 1 है। इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था होगा वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा। इसकी आकृति जो होगी वो ढेकुले की आकार की होगी, ढेकुले की आकार की होगी और उदाहरण है SF4। नेक्स्ट है Ab3E2। इसमें आबंधी युग्म की संख्या 3, एकाकी युग्म की संख्या 2। जो इलेक्ट्रॉन युग्म का व्यवस्था होगा वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा। T आकृति इसकी बनेगी। उदाहरण है आपका CIF3। CIF3। नेक्स्ट है आपका Ab5E। Ab5E जिसमें आबंधी युग्म की संख्या 5, एकाकी युग्म की संख्या 1। इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था होगी वह अष्टफल की होगी। इसकी ज्यामिति जो होगी वह वर्ग पिरामिडी होगी। उदाहरण है BRF5। लास्ट है आपका Ab4E2 जिसमें आबंधी युग्म की संख्या 4 है, एकाकी युग्म की संख्या 2 है और इसका इलेक्ट्रॉन युग्म व्यवस्था जो है अष्टफलकी होगा और आकृति इसका होगा वर्ग समतली। उदाहरण है इसका XCF4। ठीक है, तो यह जो स्ट्रक्चर थे यह आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं VSPR। VSPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामिति का
पूर्वानुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं VSPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामितीय का पूर्वानुमान जो है सही रूप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। इस विषय में अभी भी संशय उठ जाती हैं, फलतः यह विवेचना का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि VSPR मॉडल जो है इसकी सहायता से अनेक अणुओं विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामिति का पूर्वानुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। इस विषय में अभी भी शंकाएं उठाई जाती हैं, फलतः यह विवेचन का विषय बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग चर्चा करेंगे सारणी 4.8 के बारे में, जिसमें आपको आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म वाले कुछ अणुओं की आकृति के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो यह था वेस्पर सिद्धांत के बारे में, VSPR सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।